हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत में जो मंदिर की कला की शैली थी उसके बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते थे उसको हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली के हैं? तो ये नागर शैली की होती है। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बनी होती है? नागर शैली। दूसरा है, दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली के हैं? तो ये द्राविड़ शैली की होती है। कभी भी क्वेश्चन में उत्तर भारत के मंदिर पूछेगा तो नागर शैली बोलेंगे, और अगर दक्षिण भारत के मंदिर पूछेगा तो हम लोग द्राविड़ शैली बोलेंगे। उसके बाद एक और शैली होती है जो कि नागर और द्राविड़ दोनों का मिश्रित रूप होती है, जिसे हम लोग वेसर शैली कहते हैं। तो पूछेगा वेसर शैली क्या है? तो ये नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों में निर्मित मंदिर जो होते हैं उन्हें हम लोग वेसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द किस विषय से संबंधित है? देखिए दोस्तों, पंचायतन शैली जो है इसमें एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के कुछ उदाहरण हैं, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है मध्य प्रदेश में, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है उड़ीसा में, लक्ष्मण मंदिर भी खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये सारे मंदिर क्या हैं? ये सारे मंदिर पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। तो पंचायतन शब्द किस विषय से संबंधित है? तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। उसके बाद देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये क्वेश्चन अगर पूछे तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये पंचायतन शैली का उदाहरण है, और नीचे जो भी हम मंदिर लिए हैं ये सब पंचायतन शैली के उदाहरण है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 7 नंबर है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ये भी खजुराहो में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये मंदिर की कला शैली से रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चन हमने लिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस इस धरती पर कितना साल पहले आए? तो होमोसेपियंस 30 या 40 हजार साल पहले इस धरती पे आए हैं। पूरा पाषाण काल के मानवों का जीविका का आधार क्या था? पूरा पाषाण काल के मानवों का जीविका का आधार शिकार था। देखिए पाषाण काल 2 भागों में है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब पूर्व का पाषाण काल, पहले का पाषाण काल, और नव का पाषाण काल मतलब नया पाषाण काल। तो पुराना पाषाण काल जो था उसमें मानवों का जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। देखिए दोस्तों, जनरली जो पूछा जाता है आग का ही आविष्कार के बारे में पूछा जाता है तो पूरा पाषाण काल होता है। अदरवाइज और भी कई सारे आविष्कार हैं, अगर उसके बारे में पूछा जाए तो ज्यादातर का उत्तर नव पाषाण काल ही होता है। जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे कि 4 नंबर सवाल है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। सिर्फ आग ही पूरा पाषाण काल में हुआ है, उसके बाद ज्यादातर नव पाषाण काल में होगा। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ है? तो नव पाषाण काल में हुआ। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर है, मनुष्य में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति कब आई? नव पाषाण काल से आई है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्यों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया?
तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। 7 नंबर देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया? तो तांबा का खोज सबसे पहले किया, कॉपर का। मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला औजार क्या था? सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। उसके बाद 9 नंबर है, नवपाषाण काल में निर्मित कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल का नाम क्या है? मतलब कहाँ से प्राप्त किया गया था नवपाषाण काल में निर्मित कुल्हाड़ी? नवपाषाण काल में जो कुल्हाड़ी निर्मित हुआ था उसका प्राप्ति का जगह जो है वो अतिरमपक्कम नाम का जगह है, और ये अतिरमपक्कम चेन्नई के निकट है। उसके बाद कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। मतलब यहाँ तक में आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि ज्यादातर चीज जो है वो नवपाषाण काल में ही हुआ है। केवल आग का ही आविष्कार है जो कि पूरा पाषाण काल में हुआ है। 11 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी और जौ थी, जिसमें कि गेहूं प्रथम फसल थी जो कि कृषि के लिए अपनाई गई थी। लेकिन अगर पूछेगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, मतलब मानव सबसे पहले उपयोग में कौन सा अनाज लाया था, तो उपयोग में चावल लाया था। मतलब खाने के रूप में उपयोग किया होगा तो चावल क्या होगा। लेकिन अगर कृषि के लिए अपनाई गई फसल का नाम पूछेगा तो गेहूं सबसे पहला था, उसके बाद जौ था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो चावल। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोल्डिहवा का संबंध किस अनाज के साक्ष्य से है? कोल्डिहवा का संबंध किस प्रकार के अनाज के साक्ष्य से है? तो यह चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य स्थल। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए इस प्रकार से कि चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य स्थल कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि कोल्डिहवा है। दोनों क्वेश्चन हो सकता है। अगर पूछा जाए कोल्डिहवा का संबंध किस अनाज के साक्ष्य से, तो या किस अनाज से है, तो चावल से है, या चावल के साथ साक्ष्य वहां पे मिला था, या कहेंगे कि चावल का साक्ष्य सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिला था, तो कोल्डिहवा में मिला था। 14 नंबर है, कृषि का प्रथम उदाहरण स्थल कौन सा है? तो ये मेहरगढ़ है। कृषि का सबसे प्रथम उदाहरण स्थल मेहरगढ़ है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो अधिकांश औजार पूर्व प्रस्तर युग के स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। 16 नंबर सवाल है, भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों को खोज करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के औजारों को खोजने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। उसके बाद भारत के किस राज्य में श्वेतभू गिबन, जो कि एकमात्र भारतीय कपि है, ये पाया जाता है? तो वो है असम राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। असम राज्य में ही केवल एकमात्र कपि जो भारतीय कपि है श्वेतभ्रू गिबन नाम का पाया जाता है। उसके बाद 18 नंबर सवाल क्या है? 18 नंबर सवाल है कि इनाम गांव जो कि ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इनाम गांव क्या है, किस समय की बस्ती है? ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध किस पौराणिक संस्कृति से है? ये जौरवे संस्कृति से है। तो इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध किस पौराणिक संस्कृति से है? इसका संबंध जौरवे संस्कृति से। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला? तो ये नर्मदा नदी घाटी से मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी से मिला है। 20 नंबर सवाल है, भारत की जनसंख्या का प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वैज्ञानिक आधार पर प्रजातीय विभेदीकरण जो किए थे वो सबसे पहले थे रिजले। कौन थे वो? रिजले ने सबसे पहले प्रजातीय विभेदीकरण किया था, जो कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे।
उसके बाद हम लोग चलते हैं सिंधु सभ्यता की ओर, या सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे प्रमुख स्थल हैं जिसके बारे में क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। सर्वमान्य तिथि जो है कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता की, जो कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है यही सर्वमान्य तिथि खोजा गया है। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद तीसरा सवाल क्या है, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। उसके बाद चौथा सवाल है, सिंधु सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और इससे संबंधित जो भी स्थल थे सब जगह नगरीय सभ्यता ही था। अब 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। तो दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, लोथल एवं सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, लोथल एवं सुतकोटदा। छठा सवाल है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं दोस्तों। मतलब इसके स्क्रिप्ट के बारे में अगर पूछा जाए लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी, या इसी को इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, या इसी को बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो बॉस्ट्रोफेडन मेनली क्या था कि इसमें मतलब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अल्टरनेट लाइंस में लिखना रहता था। ये एक प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज था, ठीक ना। मतलब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखना था, मतलब राइट से लेकर और लेफ्ट तक लिखते आना, और फिर लेफ्ट से लेकर राइट तक लिखते जाना। इस टाइप का ये लिपि था, बॉस्ट्रोफेडन भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता में नगर और घर किस पद्धति पर बने थे। ये इसका जो विन्यास होता था वो ग्रिड सिस्टम में बना होता था, ग्रिड विन्यास पद्धति, नगर और घर बने होते थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थे। गेहूं और जौ, यही दोनों फसल मुख्य थे। उसके बाद 9 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग खाने में मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे। तो ये तो शहद करते थे, ये बहुत आसान सवाल है। 10 नंबर, किस सैंधव स्थल से चावल के साक्ष्य सबसे पहले मिले। ये लोथल है, लोथल में चावल के साक्ष्य सबसे पहले मिले थे। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से मिले हैं। तो वो बनमाली है। बनमाली से किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो मिट्टी से बने हल, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। अग्निकुंड किस सिंधु घाटी स्थल से मिला है। तो अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से मिला है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, लोथल और कालीबंगन। 13 नंबर है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति किस सैंधव स्थल से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। 14 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। तो वो गेहूं और जौ थी। 15 नंबर सवाल है, सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन वाला मुहर कहाँ मिलता है। हड़प्पा में। तो पूछा जाता है कि एक श्रृंगी पशु का मुहर कहाँ मिलता है, तो वो हड़प्पा में मिलता है। सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। 17 नंबर सवाल है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले।
चनहुद्रो और लोथल में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। चनहुद्रो और लोथल में क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने। 18 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर किस सैंधवकालीन जगह से मिले? चित्तकोड़ता, कालीबंगन और लोथल, ये तीनों जगह से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई क्या थी? तो 16 के अनुपात में इकाई थी। सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। उसके बाद है दोस्तों, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द मेलुहा किस सभ्यता की ओर इशारा करते हैं या किस सभ्यता को दर्शाते हैं? तो मेलुहा शब्द जो मेसोपोटामिया के लोग या मेसोपोटामिया के लोग को सुमेरियन भी कहा जाता है। सुमेरिया या मेसोपोटामिया के लोग को जो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही किया जाता था। उसके बाद 22 नंबर सवाल है, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पिगट ने कहा है ऐसा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो एक विस्तृत साम्राज्य की जो जुड़वां राजधानी है। उसके बाद 23 नंबर, स्वास्तिक को किस सभ्यता की देन माना गया है? हड़प्पा सभ्यता का देन माना गया। 24 नंबर क्या है सवाल? 24 नंबर सवाल है, स्त्री मृण मूर्तियों के अधिक मिलने से सैंधव समाज के क्या होने का अनुमान मिलता है? मातृसत्तात्मक समाज होने का अनुमान मिलता है। स्त्री की मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी के मूर्ति, तो स्त्री का मिट्टी का मूर्ति जो अधिक मात्रा में सैंधव समाज में मिलता है, इससे ये पता चलता है कि उस समय का समाज मातृसत्तात्मक समाज होगा, ऐसा अनुमान लगता है। उसके बाद 25 नंबर सवाल है दोस्तों, सैंधववासी कैसे वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो वो सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का उपयोग करते थे। कालीबंगन का अर्थ क्या है? कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां है। 27 नंबर है, किस एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल का निचला हिस्सा भी किले से घिरा हुआ था? मात्र एक कालीबंगन ही ऐसा हड़प्पा कालीन जगह था जिसका निचला हिस्सा भी किले से घिरा था, जो मतलब आम लोग भी वहां रहते थे तो वो उनका भी किला से ही घिरा हुआ जगह होता था। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या माना जाता है? तो सैंधव सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावशाली कारण दोस्तों बाढ़ को माना जाता है, बाढ़ का आना। उसके बाद 29 नंबर है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो टेराकोटा कहते हैं या टेराकोटा फिगरिन भी कहा जाता है। सैंधव लोगों को लोहे की जानकारी थी, ये कथन सत्य है या असत्य? तो देखिए दोस्तों, सैंधव लोगों को जो लोहा होता है, लोहा का जानकारी नहीं था, वो लोग कॉपर जानते थे, तांबा। उसके बाद 31 नंबर है, मेसोपोटामिया का दूसरा नाम क्या है? तो सुमेरिया कहा जाता है। 32 नंबर है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा सातुघाई और मुंडीगाप। सातुघाई और मुंडीगाप, ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थल कौन सा है? सबसे विशाल मोहनजोदड़ो है दोस्तों। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल भारतीय स्थल कौन है? तो वो राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल भारतीय स्थल कौन सा है दोस्तों? तो वो राखी गढ़ी है। एक और सवाल दोस्तों रह गया है, वो है कि अगर कोई पूछे कि बृहत स्नानागार जो था वो एक तरह का प्रमुख स्मारक था, वो कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। मतलब अगर कोई पूछे कि ग्रेट बाथ या बृहत स्नानागार कहाँ से मिला था, कहाँ मिला था? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो।
जोधरो से ग्रेट बाथ मिला था। एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों, ग्रेट बाथ या बृहत स्नानागार कहाँ मिला? तो वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।